जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में जो है 1997 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, एक प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको एक इंसाइट डेवलप होगा कि अब तक का किस प्रकार के प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले समय में कई बार देखोगे तो क्वेश्चन भले रिपीट नहीं होता लेकिन थीम रिपीट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मान कर चलो कि सिलेबस जो है जब एक बार आप पढ़ लेते हो वैकल्पिक विषय का, कोई भी वैकल्पिक विषय हो, मैं यहाँ स्पेसिफिकली राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब आप एक बार सिलेबस को रीड करते हो देन आफ्टर आपको जो है यह जानना है कि सिलेबस तो चलो जो है सो है, लेकिन क्योंकि यह यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब आप इस चीज़ को देखोगे तभी आपको अंदाज़ा लगेगा ना कि हमारा पढ़ाई का स्तर किस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिपीट तो थीम बार बार होता ही है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही है, क्योंकि मान लो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक टॉपिक है तो उससे कई बार जो है सवाल जो है पूछे गए हैं। तो अभी हम जो है ऑलरेडी 1980 से हम लोग शुरू कर चुके हैं और ये लगभग 1997 1997 का यह प्रश्न है। प्रीवियस ईयर बहुत पुराना प्रश्न है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले इसके अंतर्गत हम 1997 पेपर 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। इन चारों क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी एन सी डी, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 4 प्रश्न है, शायद 5 प्रश्न है टोटल। इन 5 प्रश्नों में के अंतर्गत जो है हमें जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A है कि स्लेवरी इज नेचुरल एंड बेनिफिशियल बोथ फॉर द मास्टर एंड द स्लेव। ये देखो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल जो है वो कह सकते हो ना कि एक रियलिस्ट थिंकर भी माने जाते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में इन्हें देखा जाता है और बहुत बड़े एक फिलॉसफर भी हैं। तो इनका जो विचार है गुलाम के प्रति या फिर महिलाओं के प्रति, वुमेन के प्रति, वुमेन को ये मेन का एज अ सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं और जो स्लेव की इनकी अवधारणा है। ठीक है, अगर एरिस्टोटल के कमेंट को पढ़ोगे कि स्लेव के ऊपर इनकी क्या राय है, क्या इन्होंने अपनी भाव व्यक्त किए हैं, तो इनका कहना है कि जो स्लेव है वो मास्टर के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि वो मास्टर के काम में हाथ बताता है, जिससे कि मास्टर को थोड़ा सोचने में अधिक और वक्त मिल जाता है और जो है उनको थोड़ा लेजर टाइम मिल जाता है, जिससे अपने वो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सकें। इसके साथ साथ जो है मतलब मास्टर को भी जो है इतना फ़ायदा होता है, तो इसके साथ साथ जो है जो स्लेव होता है उसको भी फ़ायदा होता है। उसे एक स्वामी मिल जाता है, बना बनाया खाना पानी मिल जाता है और जीवन यापन दोनों का जो है अच्छे तरीके से चलता है। ये अपने कथन है एरिस्टोटल के विचार है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखोगे तो जब ये पैदा हुए थे और कहा जाता है कि एवरी फिलोसफर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, तो उस परिप्रेक्ष्य में और उस कंटेक्स्ट में आपको इस चीज़ को समझना होगा। इज दैट क्लियर? अभी हम यहाँ जो है अगर मतलब इस वर्तमान परिदृश्य में बात करूँ तो स्लेवरी को एबॉलिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न हैं वो एरिस्टोटल के द्वारा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रश्नों के उत्तर भी उसी कंटेक्स्ट में लिखा जाना चाहिए। और थोड़े बहुत कंटेम्प्रेरी आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे किस प्रकार से हम ले सकते हैं या समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 1B। ठीक है, ये संत अगस्टीन के द्वारा यह कथन है कि सीन मतलब पाप, देयरफॉर इज द मदर ऑफ सर्विट्यूड, दासत्व। सर्विट्यूड मतलब होता है दासत्व। ठीक है, एंड द फर्स्ट केस ऑफ मेन सब्जुगेशन टू मेन। देखो अभी भी देखोगे तो कई एक पहले राजा महाराजाओं का लड़ाई होता था ना, तो जो राजा पराजित होता था तो उसके जितने सैनिक वगैरह होते थे, युद्धबंदी वगैरह होते थे, उन्हें जो है गुलाम बना लिया जाता था। उन्हें बिना पैसा देकर जो है काम करवाया जाता था, बहुत कठिन काम करवाया जाता था। उन्हें जो है एनिमल की तरह कह सकते जानवर की तरह जो है उसके साथ व्यवहार किया जाता था। और अभी भी देखोगे तो कई
औपनिवेशवाद वगैरह जो है पूरी दुनिया में फैला, तो वो क्या था, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति ही तो थी उपनिवेशवाद की अवधारणा। इसमें यही कहा जा रहा है कि सीन देयरफॉर इज द मदर ऑफ सर्विट्यूड, पाप जो है वो दासत्व की जननी है। ठीक है, और आगे इसमें कहा गया है, सेंट ऑगस्टीन कहते हैं, और यह पहला केस है इस पूरे कह सकते हो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का। हालांकि मानव समाज अपने आप को बहुत विकसित मानती है, मनुष्य को लगता है कि हम सबसे अधिक विकसित प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। आप देखोगे तो मानव के द्वारा ही, मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य को गुलाम बनाया जाता है। तो इस प्रवृत्ति से आप समझ सकते हो कि मानव सभ्यता और मानव समाज कितना विकसित है, कितना डेवलप्ड है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो ये जो है सेंट ऑगस्टीन के द्वारा कहा गया है कथन है, और इस कथन से आप क्या समझते हैं, इस कथन से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अब हम 1C देखते हैं कि whoever therefore out of a state of nature, जो भी स्टेट ऑफ नेचर के आउट रहता है, यूनाइटेड इनटू अ कॉमन वेल्थ must be understood to give up all the power necessary to the ends for which they united into society to the majority of the community। ये देखो जॉन लॉक का कथन है। कॉमनवेल्थ की अवधारणा है साझी संपत्ति। आप कॉमन मतलब साझा और वेल्थ मतलब संपत्ति। अब देखो एक जो है आप लोग देखते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुआ था। कॉमनवेल्थ कुछ कंट्री हैं जो आपस में आकर एक प्रकार से कह सकते हो कि संगठन कह सकते हो। जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो सब आके आपस में संगठन, एक साझा विरासत जैसे लोकतंत्र हो गया और बहुत सारे ऐसी मूल्य को लेकर जो है साझी जो है वो लोग एक साथ आए। इसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी लोग कॉमनवेल्थ की अवधारणा में विश्वास करते हैं या फिर जिन्होंने भी कॉमनवेल्थ बनाने का प्रयास किया, वे अपने स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आ जाएं। स्टेट ऑफ नेचर कहने का मतलब है जो पुराने समय की उनकी प्रवृत्ति थी, और नेचर मतलब यहाँ चरित्र से नहीं। स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, जंगल राज्य जिसको कह सकते हो, अनार्किस्ट भी कह सकते हो। तो वहाँ कह सकते हो जो उनका स्टेट ऑफ नेचर है उससे वो बाहर आ जाए, और अगर यूनाइट होकर कॉमनवेल्थ बनाते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट जो सोवरेन नेशन है आकर एक संगठन और समूह को तैयार करते हैं, तो यह स्वाभाविक है। या फिर सिंपल सी आप मान लो कि जैसे कोई जंगल है, जंगल में कोई नियम कानून नहीं, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, ऐसे पहले होता था। सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए, बोले नहीं भाई, शेर को राजा बना देते हैं, हाथी को गृह मंत्री बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को रेलवे मिनिस्टर, जैसे अभी सरकारें चलती हैं, और कुछ नियमावली तय कर दिया संविधान के तहत कि भाई कोई भी किसी दूसरे जानवर को कोई मारेगा नहीं, किसी भी दूसरे जानवर के घर पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, इज़न्ट इट। इस प्रकार का कोई संविधान तैयार कर दिया। और जब आप ऐसे कोई नियमावली या फिर कोई ऐसी प्रणाली का निर्माण करते हैं, तब आपके जो नेचुरल और जिस प्रकृति और जिस अनार्की में आप रह रहे थे उससे आपको बाहर आना होगा। क्योंकि जब आप जो है कुछ लेना चाहते हैं तो साथ साथ आपको देना भी होगा। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अब लाल बत्ती हुई, आप रुक गए। रुक किस लिए गए? ताकि और जो दूसरी गाड़ियां हैं वो उधर से क्रॉस कर सके। बात समझ में आया? तो हम इसलिए रुके ताकि दूसरे लोग उससे उस रोड से क्रॉस कर सके। फिर जब हम चलेंगे तो बगल वाली जो है उधर रेड लाइट हो जाएगी, जब हमारी लाइट ग्रीन होगी तो अगले वाले की रेड हो जाएगी, तो वो रुकेंगे। वो इसलिए रुके ताकि हम जा सके। तो यहाँ गिव एंड टेक का फॉर्मूला तो वही चीज़ें जो है कि अगर आप कॉमनवेल्थ की कॉन्सेप्ट या कॉमनवेल्थ में आप इंटर करते हैं तो आपको जो है स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना होगा, ठीक है, और जो भी शक्तियाँ उनको चाहिए वो आपको जो है प्रदान करना होगा, ठीक है, ताकि आप एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो गठन किया है, जो निर्माण किया है, ठीक है, इसका सही रूप से सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सको। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, लेकिन ये जॉन लॉक का कथन है। इसको मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। Whoever therefore out of a state of nature united into a commonwealth must be understood to give up all the power necessary to the ends for which they united into society and to the majority of the community। ये जॉन लॉक का जो है कथन है। अब क्वेश्चन नंबर 1D देख लेते हैं।
लॉज आर एनी नेसेसरी रिलेशंस अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ अ थिंग। ये कथन है मॉन्टेस्क्यू का। इनका कहना है कि जो कानून है, ठीक है, जो है लॉ आर एनी नेसेसरी, ये कोई भी प्रकार की एक आवश्यक जो है कह सकते हो कि नेसेसिटी है, ज़रूरत है, जो कि जब भी हम रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। अब जैसे नियम है, नियम मुख्यतः क्या है, नियम को आप जिस रूप से देखो, लॉ को जिस रूप से आप डिफाइन करो, लीगल एस्पेक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि एक कोई भी नियम है, तो नियम में जो है आप देखोगे तो एक नियम हमारे लिए है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही नियम है। और जब भी हम नियमों की बात करते हैं तो साथ साथ वहाँ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं, कुछ बाध्य करने भी आते हैं कि देखो ऐसा नियम है, इस नियम को सभी को पालन करना होगा, सभी को इस रास्ते पर जो है चलकर इन नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना होगा। तो इसमें है कि नेसेसिटी रिलेशन एक इस्टेब्लिश करता है, हम समाज से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से हमारी एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। अब जो है कि अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द थिंग, और यह नेचर ऑफ द थिंग्स से अराइज होता है, ठीक है। और ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है, इससे क्या अभिप्राय है आप समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1D पढ़ते हैं। ये मार्क्स का कथन है, इट इज़ नॉट द कंसेंससनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइन देयर बीइंग बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर सोशल बीइंग डिटरमाइन देयर कंसेंसन। देखो कंसेंसस का मतलब होता है कि चेतना, तो आपकी चेतना, हमारी चेतना, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति का, वह पुरुष का, वह मेन का या कोई भी व्यक्ति का जो है चेतना नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, उसके होने का। मतलब मेरा या आपका किसी का व्यक्तिगत ऐसी चेतना नहीं है जो मेरे होने का आभास करता हो। बात समझ में आया? आगे है, बट ऑन द कंट्रेरी टू दिस, इसके विरोध में जो समाज है, ठीक है, सोशल विंग डिटरमाइन देयर कंसेंससनेस, जो समाज है वह व्यक्ति की चेतना का निर्धारण करता है, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। इस कथन से क्या अभिप्राय है या इस कथन से आप क्या समझते हैं, इसका आप उत्तर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन A, B, C and D, इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। एग्जामिन द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ द राइट ऑफ रेसिस्टेंस एंड रिवोल्यूशन रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। देखो अभी भारत है तो भारत में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है। प्रोटेस्ट मतलब होता है कि हम सरकार के विरोध में जाकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं। देखते हो दिल्ली में एक जगह है, एक जगह क्या, दिल्ली रैलियों का शहर ही माना जाता है। हर एक दिन कहीं ना कहीं रैली निकल रही होती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा होता है, कहीं ना कहीं जो है सरकार के कोई विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे होते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख अगर कोई जगह है तो वह जंतर मंतर है, ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली में एक ऐसी जगह है, ठीक है, कनॉट प्लेस के पास, कि वहाँ हर समय कुछ ना कुछ लोग किसी ना किसी देश के व्यापी मुद्दे को लेकर हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं। देखो इसमें कहा जा रहा है कि देखो आधुनिक युग में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है या आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, इस राष्ट्र और या मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो इसमें जो राइट टू रेसिस्टेंस है एंड रिवोल्यूशन, इसके नेचर और लिमिट्स क्या हैं। तो देखो राइट टू रेसिस्टेंस तो है, विरोध का जो है अधिकार है राइट टू प्रोटेस्ट के रूप में, लेकिन राइट टू रिवोल्यूशन नहीं है। क्रांति का भी हो, राइट टू अगर रिवोल्यूशन भी हो तो वह पीसफुल होना चाहिए। देखो नेचर यही है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में, खास करके मैं डेमोक्रेटिक नेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप जो है सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अब जैसे चाइना वगैरह में वहाँ आप सरकार की आलोचना नहीं करोगे। चाइना में एक बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन हुए जैक मा ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिन बोला तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसे पकड़ के कहाँ 3-4 महीना भेतरामपुर में रखा कि पता ही नहीं चला ठीक है।
तो जब इतने बड़े बिजनेसमैन की यह स्थिति हो सकती है तो सामान्य नागरिक का क्या स्थिति होगा, इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ आपको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, राइट टू रेसिस्टेंस का अधिकार है। अब जैसे भारत में आज़ादी के उपरांत बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ है जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, टोटल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो है पूरे के पूरे बिहार गुजरात के लोगों ने जो है आंदोलन किया। उससे सरकार की नींव हिल गई और बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भारत को में जो है थोप दिया। तो हमें जो है विरोध का अवसर प्रदान किया जाता है, लेकिन शर्त यही है कि यह विरोध जो है एकदम अहिंसात्मक होना चाहिए, एकदम पीसफुल जो है प्रोटेस्ट होना चाहिए। मतलब कोई तलवारबाजी जो है ये सब नहीं होना चाहिए, सड़कें जाम करना तो चलो ठीक है, लेकिन बसें को जलाना ये सब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो कई बार जो है प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो जाता है, जैसे दिल्ली दंगे वगैरह हो गए या किसान आंदोलन वगैरह हो गए, ये बहुत सारे ऐसे मैटर आप देखोगे तो आपको जो है पता चलेगा। तो नेचर यही है, नेचर और लिमिट यही है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, राइट टू रेसिस्टेंस है, रिवोल्यूशन भी है, लेकिन दे आर इन अ पीसफुल मैनर। लिमिट यही है कि आपको पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट करना है और यह आपका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इस बारे में और अब डिटेल में जो है जब आंसर राइटिंग इसका आप लिखिएगा या कीजिएगा या हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम थ्योरी इन मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें उतना कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है कि जो सिस्टम थ्योरी है, मॉडर्न पॉलिटिकल विश्लेषण करने की जो सिस्टम थ्योरी है, इससे क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं और इसके महत्व क्या है, यह लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें कि डिस्कस द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवेनिटी एंड द सिग्निफिकेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द मैनकाइंड। देखो पॉपुलर सोवेनिटी से क्या समझते हो? देखो पॉपुलर सोवेनिटी का मतलब यही है, पॉपुलर कौन होता है? मतलब प्रसिद्ध, मतलब बहुत लोगों की उसमें सहमति हो। सोवेनिटी मतलब संप्रभुता। अब जैसे जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ मुख्यतः पॉपुलर सोवेनिटी ही होती है, मतलब ठीक है। और एक होता है पीपुल सोवेनिटी। पीपुल सोवेनिटी कहने का मतलब है कि वह जो है संप्रभुता लोगों में निहित होती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट जो है कह सकते हो किंग मेकर वह जनता ही होता है ना। तो यही बातें इसमें कही गई है कि पॉपुलर सोवेनिटी से आप क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है, और इसके साथ साथ जो है इसके सिग्निफिकेंस को बताना है, इसके महत्व को दर्शाना है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ही करेंगे। ठीक है, तो डेट्स ऑल, थैंक यू। और यह जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 1997 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था। सो डेट्स ऑल, थैंक यू।